राम राम भैया, गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर है क्या? चैट नमस्ते बेटा। ऑडियो क्लियर तो फटाफट चैट विंडो पर रिप्लाई करिए जल्दी से। ऑल क्लियर? राइट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज एरोमेटिसिटी खत्म करके हाइपर कॉन्जुगेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो एरोमेटिसिटी अब मैं फटाफट वाइंड अप कर देता हूं। स्पेशल केसेस हमारे चल रहे थे। इसी में एक और है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन स्टार्ट करूं? अब ध्यान देना, एरोमेटिसिटी के स्पेशल केसेस चल रहे थे। उन्हीं में आगे बढ़ने के पहले एक और टर्मिनोलॉजी में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एन्यूलीन। कई बार आप देखते हो कि ये जो साइक्लोब्यूटाडाइईन है ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है, 4 एन्यूलीन। ये जो बेंजीन है, कई बार आप बुक्स में देखेंगे बेंजीन की जगह क्या लिखा मिलता है, 6 एन्यूलीन। तो ये उस जमाने की बात है जब मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन के बारे में चर्चा चल रही थी। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिए उस टर्म को। आई एम सेइंग मोनोसाइक्लिक। जो मैं टर्म बोल रहा हूं, क्या उस टर्म पर ये दोनों फिट बैठते हैं क्या? तो देखिएगा, मैं कह रहा हूं ये मोनोसाइक्लिक है, तो मोनोसाइक्लिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक रिंग हो। हाँ जी, एक रिंग है तो मोनोसाइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड पॉलीईन है, हाँ जी, पॉली मतलब बहुत सारे, इन मतलब डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेटेड, तो मैं कहूंगा हाँ जी ये मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीईन है। ये भी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीईन है, ये भी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीईन है। तो तीनों कंपाउंड जो मैंने यहां बनाए हैं, तीनों में एक एक रिंग है मतलब मोनोसाइक्लिक है, तीनों में पॉलीईन है मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है सारे के सारे। तो ये बहुत पुराने जमाने की बात है कि जो मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन होते थे, बहुत सारों पे बात चल रही थी, नए नए पता लग रहे थे, तो उनका नाम क्या दें? उनका ऑफिशियल नाम तो चलो बाद में देंगे, बट एक नाम देना चालू कर दिया। क्या नाम देना चालू कर दिया? जो भी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन होता था उसका नाम कैसे देते थे? उसको एन्युलीन बोलते थे, एन्युलीन एन्युलीन। और उनमें डिफरेंशिएट कैसे करते थे? एन्युलीन के आगे ब्रैकेट में वो जो भी होता था सिस्टम, उसमें जितने रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लिखा जाता था। तो कई बार आप
इस तरह के नाम भी देखते हो। तो जो भी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन होते हैं उनको एन्युलिन्स भी कहा जाता है और उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ब्रैकेट में इंडिकेट किया जाता है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन को 4 एन्युलिन, बेंजीन का बचपन का नाम 6 एन्युलिन, ये है साइक्लोक्टाटेट्राइन। बता सकते हो इसको कौन सा एन्युलिन बोलेंगे? साइक्लोक्टाटेट्राइन को बताओ जरा। 8 एन्युलिन, तो दिस इज टर्म्ड एज 8 एन्युलिन। तो एन्युलिन मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन नॉन एज एन्युलिन। तो पहले इसको कॉपी करिए, फिर अपन साइक्लोक्टाटेट्राइन की बात करेंगे। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। चलो अब ध्यान देना एक और बात। साइक्लिक पॉलीगॉन जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इनमें सपोज हमें ये वाला इंटरनल एंगल निकालना है सब में, सब में, और रिंग को हम प्लेनर मान रहे हैं। मतलब रिंग जिन भी कार्बन एटम से बनी है वो सभी कार्बन एटम ऐसे माने गए कि वो सेम प्लेन में है। तो ये इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो बॉन्ड एंगल, इंटरनल बॉन्ड एंगल इन साइक्लिक पॉलीगॉन अज्यूमिंग रिंग टू बी प्लेनर, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा इस थीटा का? 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। एन इज रिंग साइज, एन इज रिंग साइज। यहां पर रिंग 3 कार्बन एटम की है, तो थीटा जो आएगा, एन की वैल्यू 3 प्लेस करो तो इट कम्स आउट 60। यहां पर एन की वैल्यू 4, तो थीटा आएगा 90। यहां पर एन की वैल्यू 5, रिंग साइज 5 कार्बन का है, तो 5 एटम्स है रिंग में, तो एन की वैल्यू 5 प्लेस करोगे तो थीटा आएगा 108। 6 प्लेस करोगे थीटा आएगा 120। 7 प्लेस करोगे थीटा आएगा 128। यहां पर थीटा आएगा 135। तो साइक्लिक पॉलीगॉन को अगर प्लेनर माना जाए तो जो इंटरनल एंगल निकाला जाता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, अब ये वाली चीज मैं यहां पर कोरिलेट करूंगा, इतना आप पहले कॉपी करिए। अरे कोई सा भी, अपने को तो इंटरनल एंगल निकालना है यार। हो, ठीक है, हाँ 10th में होगा ना, नंबर ऑफ साइड्स, बिल्कुल। कॉपी कर लिया? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कॉपी कर लिया होगा आपने? कर लिया कॉपी? जल्दी करो यार, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। अब ध्यान देना, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये वो केस है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दिखता क्या है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से, तो आप देखोगे सारे रिंग एटम sp2 हैं और लूप बन रहा है। और लूप बन रहा है तो भैया लूप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो आप बोलोगे एंटी एरोमेटिक, बट यही तो खासियत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है।
दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, एक्चुअली इट इज नॉन एरोमेटिक। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्या समस्या हो गई यार, क्या हो गया? तो देखो, साइक्लोप्रोटेट्राइन को हम लोग 3D में देखते हैं यहां पर, तो बात ज्यादा समझ में आएगी। अभी मैं 8 के 8 कार्बन को सेम प्लेन में ले रहा हूं। अगर सेम प्लेन में ले रहा हूं तो देखिएगा, 2 कार्बन मैंने यहां पर ले लिए, तो ये 2 कार्बन, 2 कार्बन मैंने यहां ले लिए, 2 कार्बन मैंने इधर ले लिए, और 2 कार्बन मैंने इधर ले लिए, ठीक है। और पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, राइट। अच्छा, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो प्लेन के अंदर ही हाइड्रोजन हो गए। हर एक कार्बन पे पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, पूरा लूप बन गया। अब ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, इसके अगर 8 के 8 कार्बन सेम प्लेन में रहते हैं तो बिल्कुल लूप बन जाएगा, सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल आएंगे, बढ़िया क्लोज लूप बनेगा। ये क्लोज लूप जो बना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन दिमाग लगाता है, बोले यार अगर हम 8 के 8 कार्बन सेम प्लेन में रहेंगे तो 2 परेशानी हो रही है। पहली बहुत बड़ी परेशानी तो यह है कि एंटी एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है, जबकि एंटी एरोमेटिसिटी खतरनाक चीज होती है, अच्छी बात नहीं होती, सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बनाती है। तो अगर 8 के 8 कार्बन सेम प्लेन में रहते हैं तो एंटी एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है, इज नॉट गुड। दूसरा, जो बीएससी पीआर वाले लोग हैं वो हर एक कार्बन को डांट लगा रहे हैं। क्या डांट लगा रहे हैं? वो हर एक कार्बन से कह रहे हैं, हे कार्बन आप तो sp2 हाइब्रिडाइज दो, और sp2 के हिसाब से आपका हर एक बॉन्ड एंगल 120 का होना चाहिए। क्या हालत बना रखी है भाई। अगर 8 कार्बन सेम प्लेन में रहेंगे तो एंगल कितना होगा? 135 डिग्री, तभी वो सेम प्लेन में रह सकते हैं। तो एक्चुअली एंगल है इंटरनल 135 और रिक्वायरमेंट थी 120 की। तो VACPR वाले हर एक कार्बन से कह रहे हैं, क्या हालत बना रखी है भैया कार्बन, sp2 हो तो 120 एंगल करो ना। और कार्बन कह रहा है नहीं नहीं भैया, हम तो 8 कार्बन सेम प्लेन में हैं, तो प्लेनर हम तभी हो सकते हैं जब हमारा इंटरनल एंगल जो है वो 135 हो। वी कैन नॉट अचीव 120, वी आर एट 135। तो बॉन्ड एंगल का झगड़ा चल रहा है VACPR वालों से। दूसरा, प्लेन में रहते हैं, झगड़ा तो है अपनी जगह है, साथ में जो डीलोकलाइज लूप बना, अरे एंटी एरोमेटिसिटी आ गई। तो इन सब बातों से परेशान होकर साइक्लोऑक्टाटेट्राईन फाइनली डिसाइड करता है कि मेरे को ऐसे रहना ही नहीं है, मैं ऐसे नहीं रहूंगा। फिर कैसे रहूंगा? तो ये कैसे रहता है तो समझना। तो मैंने क्या करा, मैंने क्रिस्को और सुशांत को, क्रिस्को और सुशांत को मैंने यहां बुलाया, मैंने कि दोनों बच्चे इधर आ जाओ। आ गए। क्रिश को मैंने इधर खड़ा कर दिया, सुशांत को मैंने यहां खड़ा कर दिया। और फिर मैंने क्रिश और सुशांत को कहा कि सुनो, तुम ये जो दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना, इसको पकड़ लो। तो अपना जो क्रिश है उसको कहा मैंने कि ऐसे होल्ड कर इस बॉन्ड को। ऐसे सुशांत ने भी इधर के कार्बन कार्बन बॉन्ड को होल्ड कर लिया, और मैं यहां पर हूं, और मैं क्या करा, मैंने ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पे यूं हाथ रख लिया। अब मैंने क्रिश और सुशांत को कहा सुनो रे, उठाओ उठाओ। मैं इसको दबा रहा हूं और ये दोनों उठा रहे हैं। तो ये बोट शेप हो गया। एक्चुअली साइक्लोटेट्राइन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो एक्चुअली साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इज नॉट प्लेनर, इट इज नॉट प्लेनर, इट इज एक्चुअली टफ शेप्ड मॉलिक्यूल। ये इट इज टफ शेप्ड मॉलिक्यूल। तो इसमें हमने देखा भैया 4 कार्बन तो इधर आ गए, 4 कार्बन नीचे रह गए, 8 के 8 कार्बन सेम प्लेन में है ही नहीं। ऑर्बिटल वाइज अगर देखें तो ऑर्बिटल वाइज ये ऐसा हो जाता है। ये पी ऑर्बिटल यहां पर, इनमें लेटरल ओवरलैप चल रहा है। ये पी ऑर्बिटल यहां पर, इनमें भी लेटरल ओवरलैप चल रहा है। लेकिन ये वाले पी ऑर्बिटल ऐसे हो जाते हैं,
यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। और आप देखिएगा येलो वाले और ये ब्लू वाले पी ऑर्बिटल में 90 का एंगल है। तो यहां पर जो थीटा है इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच में, दिस थीटा इज 90 डिग्री। तो अब इनके बीच में लेटरल ओवरलैप हो नहीं सकता, और जब तक इनके बीच में लेटरल ओवरलैप होगा नहीं, लूप बनेगा नहीं। तो भैया लूप बना नहीं, और जब तक लूप बनेगा नहीं पूरा का पूरा क्लोज लूप, तब तक ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। और जो ना एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, उनको तो नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। मतलब दिस इज बेसिकली नॉन एरोमेटिक स्पीशीज, नॉन एरोमेटिक। तो अगर साइक्लोऑक्टाटेट्राईन प्लेनर रहती है, इफ इट रिमेन्स प्लेनर, तो नुकसान ही नुकसान है। एक तो एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, और दूसरा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आ रहा है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। That's why it sacrifices its planarity and become non-aromatic, non-planar. तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के बारे में, 8 एन्युलिन के बारे में, कि 8 एन्युलिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक, टफ शेप्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, कॉपी कर लिया होगा आपने। चल अब सुनो, इसी में एक और वेरिएशन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ये नॉन एरोमेटिक है एक्चुअली, लेकिन जब आप इसको सोडियम से या पोटेशियम से ट्रीट करते हो, सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल से, सोडियम पोटेशियम की आदत आपको पता ही है, अरे को इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। तो रिएक्शन कैसे होती है, सोडियम तो वही पुरानी आदत से मजबूर, अरे को इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। और जहां इसने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ने इलेक्ट्रॉन देखे, अरे मुंह में पानी आ गया। हाँ, और पता है क्या, पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ, यहां डेफिशिएंसी आती है, उसके पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और ये डाई एनायन बन गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो लोन पेयर यहां भी काउंटर बैलेंस बाय ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव। और ये जो डाई एनायन बना भैया, अब 8 के 8 कार्बन प्लेन में है। हाँ, नाउ इट इज प्लेनर, और डीलोकलाइज लूप बना, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइज लूप, पूरा लूप बनेगा तो 2 4 और 6, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओ दिस इज एरोमेटिक। ये पूरी इंफॉर्मेशन याद रखना। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, उससे हम कहते हैं, सुन रहे, 8 कार्बन तुम प्लेन में रहो, तब हाथ खड़े कर देता है, नहीं नहीं हम 8 कार्बन प्लेन में कैसे रहेंगे, हमारा तो वीबीटी वीएससी पीआर वालों से झगड़ा हो जाएगा, वो तो 120 चाहते हैं, हम 135 हैं, तो हमारा तो झगड़ा हो रहा है, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो भैया हम तो प्लेन में नहीं रह सकते। तो वहां इस तरह की 10 तरह की फालतू बातें करते हैं, और एक्चुअली नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिले सोडियम से, अब पूछो क्यों रे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नहीं है तेरे में, वीएससी पीआर वाले से झगड़ा नहीं है तेरा, नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, अब मैनेज कर लूंगा। देखा गिरगिट की तरह कैसे आदमी रंग बदलता है। ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन पहले बोलता था नहीं नहीं मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नॉन एरोमेटिक हो रहा, और आज नहीं नहीं हम तो 8 कार्बन सेम प्लेन में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है हाँ, तो देखा आपने एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या नहीं होता है यार, क्या क्या नहीं होता, लोग तो अपना घर का नन्हा सदस्य दे देते रहे। ठीक है, छाप लो छाप लो।
तो ये बेटा ये याद रखना यार, साइक्लोऑक्टेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक बट इट्स डायएनाइन इज एरोमेटिक। दिस इज प्लेनर वॉर्नेगल स्ट्रेन है, बना रहे, बट एरोमेटिसिटी का जो फायदा है, आ हा 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 आ हा हा। ठीक है, छाप लिया, आगे बढ़ूं। अब सुनो, इसके बाद एक और स्पेशल केस है बेटा, सारे स्पेशल केसेस ही चल रहे हैं यार। एक आपनो एज्यूलिन, एज्यूलिन ये भी बड़ा पूछा जाता है यार, बड़ा पूछा जाता है एज्यूलिन। एज्यूलिन क्या है बेटा? ये एज्यूलिन ऐसा, अगेन जैसा ये दिखता है वैसा ये नहीं होता। ये तुम्हें नॉन पोलर दिख रहा है ना, दिख नॉन पोलर रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, बट आपको ताज्जुब होगा, इट हैज परमानेंट डाइपोल। इसमें परमानेंट डाइपोल होता है, जबकि तुम्हें चार्जेस दिख ही नहीं रहे। ये पता है कैसे एग्जिस्ट करता है मेनली? ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये इधर, इसको एक सेकेंड, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, क्या हुआ देखें, ये 7 मेंबर्ड रिंग, ये बॉन्ड यहां 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 एज इट इज है, ये एज इट इज, और यहां नेगेटिव आ गया और यहां पॉजिटिव आ गया। आप देखिए, आपको तो ये जुगलबंदी नजर आएगी, जुगलबंदी। अरे ये ससुरा ट्रोपाइलियम आयन, अरे अरे अरे, ये आपनो ट्रोपाइलियम आयन, कौन ट्रोपाइलियम आयन? साइक्लो ट्राइनिल कैटायन। ओहो, ये भाई जी तो एरोमेटिक होते हैं। अच्छा, अब जरा इनको देखो, अरे 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 अरे, ये तो आपनो साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ठीक है, ये भी ससुरा एरोमेटिक। मतलब एज्यूलिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये बेसिकली जुगलबंदी है। इट इज ए फ्यूजन ऑफ ट्रोपाइलियम प्लस साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। इंडिविजुअली दे बोथ आर एरोमेटिक। तो दिस एज्यूलिन कंपाउंड हैज परमानेंट डाइपोल। तो जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था ना, 2005 में शायद लास्ट बार सब्जेक्टिव हुआ था। आप लोग तो पता नहीं दुनिया में आए भी थे कि नहीं आए थे, या आप इंतजार ही कर रहे थे, आ गए थे कि इंतजार कर रहे थे? अच्छा, आ गए थे, आ गए थे, ओके ओके। कोई ऐसा तो नहीं कि जो इंतजार ही कर रहा था आने का? नहीं 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 नहीं, आ गए थे, आ गए थे, हाँ। तो आप देखो, जैसे ही ससुरा आप लोग आए, आपने एडवांस वो अपने मतलब सब्जेक्टिव बंद करा दिया, ऑब्जेक्टिव पे आ गए, तो आपका आगमन हुआ और ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ गया। नहीं, तो जब ये सब्जेक्टिव हुआ करता था, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 90s की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आईआईटी में आया करता था कि भाई नेफ्थलीन और एज्यूलिन, ये अपनो एज्यूलिन, ये नेफ्थलीन है, तो बोले यार दोनों में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज्यूलिन का ज्यादा होता है। तो नेफ्थलीन के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट एज्यूलिन का ज्यादा होता है, एक्सप्लेन करो। उसका ये एक्सप्लेनेशन था कि भैया जो नेफ्थलीन होती है, नेफ्थलीन इज एरोमेटिक बट नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर। ये भी एरोमेटिक ही है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये पोलर है।
एजुलिन हैज परमानेंट डाइपोल, इट इज अ फ्यूजन ऑफ ट्रोपाइलियम एंड साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, तो देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, इट एग्जिस्ट लाइक डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन हम कहां से कहां लेते हैं, फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा इसमें। तो इट हैज परमानेंट डाइपोल, परमानेंट चार्ज सेपरेशन, परमानेंट डाइपोल। तो जो एजुलिन के दो मॉलिक्यूल होंगे उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। नेफ्थलीन की जो दो मॉलिक्यूल होंगे, नेफ्थलीन तो नॉन पोलर है, तो केमिकल बॉन्डिंग कहती है इफ एनीबॉडी इज नॉन पोलर, तो भैया वहां पर लंडन फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो यहां पर दो नेफ्थलीन के बीच में लंडन फोर्सेस हैं। यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डेफिनेटली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मोर प्रॉमिसिंग, मोर डोमिनेटिंग कंपेयर टू लंडन फोर्सेस। इसीलिए एजुलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है भैया, वो जो पूरा एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसमें से एक मॉलिक्यूल को सिंगल फॉर्म में बाहर निकाला, मतलब सन्यासी बनना। तो बॉइलिंग बॉइलिंग का मतलब क्या, सन्यासी बनना है यार, समाज का परित्याग करना है। तो डेफिनेटली कोई इंसान अगर सन्यासी बनने जाएगा तो समाज आसानी से तो बनने देगा नहीं, सब टांग पकड़ के खींचेंगे। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है ना, जिस समाज में रहते हैं वहां पर रिश्ते नाते होते हैं, तो उन सबका त्याग करके अकेले जाना होता है। तो अगर बहुत ज्यादा मोह माया है, बहुत ज्यादा सांसारिक जंजाल है, तो भैया उसको आइसोलेट करने में दिक्कत होगी, उसको सिंगल सन्यासी बनने में दिक्कत होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, बात समझ में आई? सब्जेक्टिव अच्छे होते थे बेटा, सब्जेक्टिव बहुत अच्छे होते थे। चलो, इट इज क्वाजी एरोमेटिक, एक बच्चे ने सही पकड़ा है, तो दिस इज एरोमेटिक एज वेल एज क्वाजी एरोमेटिक। तो एजुलिन इज एरोमेटिक बट विथ चार्ज सेपरेशन, इट इज क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, छाप लो। हम्म, ओके ऋतुराज, वंश इंतजार कर रहा है आने का। अरे यार मेरे को नहीं आता है। चलो आगे बढ़ूं। चलो एजिलीन हो गया। अब इसके बाद में एक और है बेटा, अब सुनो। अब मैं जो आगे बात कर रहा हूं याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई चिंता नहीं, अपने मेन केसेस सारे हो गए, एरोमेटिसिटी लगभग सारी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दी। अब एक 10 एनुलिन वाली और बात बताता हूं तुम्हें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बेटा। देखो ये भी मोनोसाइक्लिक एक रिंग है, कॉन्जुगेटेड पॉलीन है, तो इसको एन्युलिन कहेंगे, तो दिस इज एन्युलिन। और कौन सी एन्युलिन कहेंगे, तो इसको 10 एन्युलिन कहेंगे, क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 10 एन्युलिन। ये भी पता है वही, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब पता है ऑर्गेनिक में एक समस्या क्या है, ऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं, उनको हम प्रूव करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने के पीछे हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, पहले अपन उस रियल चीज की बात करते हैं। जैसे कभी किसी केमिस्ट ने कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस किया और उनको लगता है कि भाई उन्होंने कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया है जो शायद अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अब ऐसा तो होता नहीं कि माइक्रोस्कोप लगा के देखा और स्ट्रक्चर दिख गया, अरे वो बेंजीन, अरे वो ऑक्सीजन, ऐसा तो होता नहीं है। तो कैसे स्ट्रक्चर पता करते हैं, तो पता है क्या होता है, जिस व्यक्ति को, जिस केमिस्ट को लगता है कि यार उन्होंने कुछ नया सिंथेसाइज किया है जो दुनिया में शायद अभी तक नहीं है,
तो फिर जो उन्होंने बनाया है उसकी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। तो उसके अलग अलग सैंपल अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं। तो कुछ केमिस्ट का ग्रुप जो होता है उसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालिसिस करता है, कुछ एनएमआर उसका लेते हैं, कुछ उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट लगाते हैं। तो हर एक ये जो टेक्नोलॉजी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एनएमआर हो गया, ये आज भी आईआईटीज में है, आज भी आईआईएससी बैंगलोर या जितनी भी रिसर्च लैब्स होती हैं केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च होती है, तो वहां पर ये सब हैं। आज भी वो ग्राफ्स लिए जाते हैं और उन ग्राफ को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशंस आते हैं। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो ये बताती है कि भैया ये जो सैंपल है जिसका आईआर का वो ग्राफ आया है, इंफ्रारेड जो उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके जो ग्राफ आया है, तो उससे हमें ये पता लगता है, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें बता रहा हूं आपको, पीएचडी लेवल की बात बता रहा हूं, तो उससे हमें पता लगता है कि अच्छा इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे अगर अल्कोहल होगा तो उसकी पर्टिकुलर उस ग्राफ की एक पीक आएगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर 1800 नैनोमीटर के आसपास पीक शो करता है। अमाइंस की अपनी पीक होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अपनी पीक होती है। तो आईआर जो होता है वो कहीं ना कहीं आईआर का ग्राफ देखकर, पीक्स को देखकर एक आइडिया लगता है कि यार ये जो कंपाउंड है इसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अब ये है कि नहीं, तो फिर ये वाली इंफॉर्मेशन केमिस्ट के दूसरे ग्रुप के पास जाती है और वो लोग उन ग्रुप्स का जो आईआर से एक आइडिया लग रहा है उनके केमिकल टेस्ट लगा के देखते हैं। तो हर एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है कि भैया अल्कोहल है तो ये टेस्ट से पता लगेगा, एल्कीन है तो ये टेस्ट से पता लगेगा, फिनॉल है तो ये टेस्ट से पता लगेगा, एल्डिहाइड है तो ये टेस्ट से पता लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, आईआर का डेटा लेकर फिर देखते हैं अच्छा इस आईआर बता रहे कि इसमें ये हो सकते हैं, अब ये है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए सैंपल के साथ में टेस्ट लगाए जाते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। और वो जो आते गए ये कंफर्म फ्रीज होता है कि अच्छा अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट जो होता है, यूवी से एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन का आइडिया लगता है। एनएमआर जो है, एनएमआर से हाइड्रोजन का पता लगता है कि भैया हाइड्रोजन है क्या, एरोमेटिसिटी का पता लगता है क्या। तो एरोमेटिसिटी का जो एक्चुअली पता लगता है वो पता इसी से लगता है, एनएमआर से। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं तो उसका एक्चुअली क्या करते हैं, एनएमआर लिया जाता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो सैंपल रखा जाता है और उस एरोमेटिक अगर होगा तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सर्कुलेशन होगा। तो जो एरोमेटिक होते हैं उनमें पर्टिकुलर कोई एक रिंग करंट आती है, पर्टिकुलर रिंग करंट आती है। एंटी एरोमेटिक अलग तरह की रिंग करंट होती है। तो वो रिंग करंट को देखकर पता लगता है कि अच्छा ये एरोमेटिक है। तो एक्सपेरिमेंटली मान लो एरोमेटिक आया तो अपने को ये प्रूव करना है कि एरोमेटिक है। अब अगर एक्सपेरिमेंटली वो एरोमेटिक नहीं आया तो अपने को ये प्रूव करना है कि एरोमेटिक नहीं है। तो ये जो 10 एन्युलीन है इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक। अच्छा यूं देखो, अरे ये तो एरोमेटिक दिखता रहे, सारे sp2 डीलोकलाइज्ड लूप 10 पाई का बन रहा है, तो ये तो एरोमेटिक दिखता है। जबकि हमें प्रूव क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें बता रहा है कि ये नॉन एरोमेटिक है, तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ये नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे प्रूव करते हैं पता है, ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें क्या प्रूव करना है कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल बिहेवियर आ रहा है एक्सपेरिमेंट में वो नॉन एरोमेटिक आ रहा है। तो कैसे प्रूव करते हैं, दिख तो एरोमेटिक रहता है, तो नॉन एरोमेटिक कैसे प्रूव करेंगे। अरे नहीं नहीं ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये प्लेनर होता है तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये वाले, ये स्पेस में कुछ जरूरत से ज्यादा पास आ गए, और जरूरत से ज्यादा पास आ गए तो इनकी वैन रेडियाई क्रॉस हो गई, वैन रेडियाई क्रॉस हो गई तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंटरनल हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये प्लेन में नहीं रह पाता, ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और इफ एनीबॉडी इज नॉन प्लेनर हाउ इट कैन बी एरोमेटिक, बोलो ये प्रूव हो गया। सोचो आप ऐसे प्रूव किया। तो दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक, दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। एंड व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक, इसका रीजन क्या दे दिया, ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन, इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन। ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन 10 एन्युलीन is not planar। और अगर कोई प्लेनर नहीं है तो लूप बनेगा नहीं, लूप बनेगा नहीं तो वो एरोमेटिक होगा नहीं, और उससे प्रूव हो गया कि अच्छा ठीक है भाई नॉन। कुल मिला के पता है क्या है यार, अगर हम
100% मार्क्स चाहते हैं एग्जाम में, एक नंबर भी हमारा नहीं कटना चाहिए, जिद ये है। फिर तो जितनी बातें ऊटपटांग की हैं वो भी आप सब याद रखो। लेकिन आईआईटी जैसे एग्जाम में भी 10 एनुअल के आने के चांसेस काफी कम है। हम लोग केवल प्रिकॉशनरी इसको पढ़ाते हैं कि ठीक है यार इसको भी एक बार देख ले, केपीवाई या ओलंपियाड के अगले लेवल में ये आ सकता है, तो उस पर्पज से ही पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा है वैसा है, कोई कुछ कर नहीं सकता। एक्चुअली ये नॉन एरोमेटिक है, प्रूव ऐसे किया जाता है। तो जो है मैंने आपको इंफॉर्मेशन पास कर दी, ठीक है। राइट नहीं, ये अब अजीब बातें तो है ना यार, ऑर्गेनिक में तो अजीब बातें होंगी ही सही। अब ये तो अपना नॉन एरोमेटिक है ना, और एक अपना ये एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। ये भी एन्यूलिन है, और ये कौन सा एन्यूलिन है? 18 एन्यूलिन, 18, 9 पाए। इसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये बताता है कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, दिखता भी एरोमेटिक है, होता भी एरोमेटिक है। अब यहां पर कोई बोले अरे सर यहां पर भी तो ये जो हाइड्रोजन है सर, ये देखो जरा कितने हाइड्रोजन सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोले सर 6 हाइड्रोजन अंदर स्पेस में पास पास आ रहे हैं, यहां रिपल्शन नहीं होगा सर? नहीं बेटा यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? केविटी बड़ी है इसलिए नहीं होगा। कुल मिला के पता है ऑर्गेनिक में क्या होता है? जो सर कह रहे हैं वो सही है, जो तुम सोच रहे हो गलत है। अंतिम सत्य यही है, ठीक है। ठीक है, तो ये अब तुम उसको जुगाड़ कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है, केमिस्ट्री का ये नेचर है। तो जो है वो है। तो भैया ये एरोमेटिक है तो है, ये नॉन एरोमेटिक है, मुझे प्रूव करना तो नॉन एरोमेटिक क्यों है? इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन। अच्छा इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं 10 एन्युलिन के, जैसे अगर आप ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो और एक ब्रिज लगा दो, ये ब्रिज लगा दिया, ये ब्रिज लगा दिया, हाइड्रोजन नहीं हटा दिया, ले उसकी जगह एटम लगा दिया, CH2 लगा दिया, या ऑक्सीजन लगा दिया, या नाइट्रोजन लगा दिया। ये आपको ताज्जुब होगा, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, दे ऑल आर एरोमेटिक। अब यहां पर वो फंडा भी काम नहीं कर रहा सर ये तो sp3 है, कुछ नहीं बेटा, ये सब एरोमेटिक है, दे आर एरोमेटिक, दे ऑल आर एरोमेटिक। तो 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक, बट अगर हाइड्रोजन हटा के ब्रिज लगा दें तो वो एरोमेटिक होते हैं। ये सब चीजें पता है कहां? ये सब जेरी मार्स नाम की एक बुक आती है जो MSc लेवल पे पढ़ी जाती है, उसकी चीजें हैं। मेरे हिसाब से तो आईआईटी में नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम पता है कि आईआईटी के नाम पर जो बुक्स बच्चे करते हैं, उन बुक्स में जिन्होंने भी बुक्स लिखी हैं उन बुक्स में ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बच्चे डाउट पूछते हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाती है इनको पढ़ाना। तो पढ़ाया, तो मैंने पढ़ा दिया भैया ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। मुस्कुराना, लिखना और छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ूं, अब इसको छाप लो। तो बेटा अब सुनो, जेई एडवांस के लिए या जितने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दोगे उसके लिए तो आपको जो इसके पहले बातें बताई गई है वो आनी आपको चाहिए, ठीक है ना। आपको आईआईटी में कभी भी जबरन की चीजें नहीं आती, वो बड़े कंसेप्चुअल पूछते हैं, बड़ा अच्छा पूछते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो कंसेप्ट है उसका बढ़िया एप्लीकेशन वो लोग पूछते हैं। तो अपने को डर वाली बात नहीं है। ये चीजें प्रिकॉशनरी हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि आप लोग केवल आईआईटी नहीं, आप लोग ओलंपियाड भी तो दोगे, आप लोग केपीवाई भी तो दोगे, और हम लोग चाहते हैं कि नहीं यार आप लोग ओलंपियाड में भी अच्छा करो। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग हर एक टॉपिक को एक बहुत अलग लेवल पे भी लेके जाते हैं। बट मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखो एडवांस तक के लिए ये, अब ये जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये एडिशनल चीजें हैं, ठीक है। हाँ इसे लिख तो लो।
आगे बढ़ूं? अच्छे से बना लो, उसमें 18 एनुलिन में टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बहुत सुंदर फ्लावर है ये। आगे बढ़ूं? चलो, तो ये केवल बुक्स सॉल्व करने के काम आएगा, ओलंपियाड वगैरह में काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूं, तो मैं और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। बुक्स में तो ये 18 एनुलिन एरोमेटिक दिया हुआ है, बट 2005 की रिसर्च तो मैं बता रहा हूं, 2005 में बताया गया, पता लगा है कि जो 18 एनुलिन होती है वो -78 डिग्री सेल्सियस पे एरोमेटिक है, रूम टेम्परेचर पे नॉन एरोमेटिक है। ये लेटेस्ट रिसर्च है 18 एनुलिन की। तो 2005 से पहले जो किताबें लिखी गई है वहां पर ही एरोमेटिक है, 2005 के बाद जो भी किताब लिखी जानी है उसमें एक्चुअली इसको क्या बोलना चाहिए, लोअर टेम्परेचर पे एरोमेटिक, रूम टेम्परेचर पे नॉन एरोमेटिक। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जो नई रिसर्च आई है, कि यार रूम टेम्परेचर पे सीएच बॉन्ड वाइब्रेट करते हैं तो 6 जो सीएच बॉन्ड है उनकी वाइब्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन लिमिटेड होंगे, नहीं होंगे, तो इट रिमेन्स प्लेनर। अब बताओ क्या करोगे यार, 2005 के पहले कुछ और, 2005 के बाद में कुछ और, कुछ भी मतलब। ठीक है, तो फालतू बात यार हो। अब पढ़ाने में तो क्या, 18 एनुलिन, 36 एनुलिन, 12 एनुलिन, 14 एनुलिन, 16 एनुलिन, अवॉइड इट यार, फालतू बेवजह कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आता है लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी, मैं यहीं पर इसको पैकअप कर रहा हूं। जनरल एरोमेटिसिटी सबको आ गई अच्छे से, जो अपने आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, वो सबको बात समझ में आ गई, नॉर्मल बात, परफेक्ट बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 3 मेन कंसेप्ट हो गए, कौन कौन से, इंडक्टिव, दूसरा अपना क्या हुआ है, रेजोनेंस, और तीसरा एरोमेटिसिटी इन जनरल। ठीक है, इनका टेंशन मत लेना। एक और फालतू बात बता देता हूं मैं तुम्हें, एक और जबरन की बात, ये भी लिख लो, एरोमेटिसिटी में एकदम याद आई मुझे। अब ये केसेस बस यार क्या बोलूं, मतलब मैं इनके बारे में, ये अब ये कंपाउंड अगर तुम ओवरऑल देखो तो कितने पाए दिखते हैं तुम्हें, दो, दो चार, दो छह और दो आठ, 16 पाए दिखते हैं, 16 पाए इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम एंटी एरोमेटिक कहोगे, बट ये एरोमेटिक है, प्रूव करना है ये एरोमेटिक है, तो ये एक्चुअली एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब चक्कर क्या है, तुम बात बात पे ह्यूकेल रूल देखते हो, जबकि ह्यूकेल रूल की अपनी लिमिटेशन ये है कि ह्यूकेल रूल मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, पॉलीसाइक्लिक में इल्यूजन है। अगर आप इसको ह्यूकेल की दृष्टि से देखना चाहते हो तो पता है क्या, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको भूल ही जाओ, हटाओ, इन जनाब को भूल ही जाओ। ये अब इनको भूल जाओगे तो एक रिंग दिखेगी, पूरा लूप दिख रहा है, लूप में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो, दो चार, दो छह सात, 14 पाए दिख रहे हैं, और 14 जो होता है ह्यूकेल बाबा का नंबर है, बोले एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो एक जबरन की बात क्या बताई जाती है कि यार ह्यूकेल रूल मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल है, पॉलीसाइक्लिक में आपको मोनोसाइक्लिक की तरह डील करके देखना है। तो इस कंपाउंड में जब आप एरोमेटिसिटी की कैलकुलेशन करोगे, एरोमेटिसिटी की कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, केवल पेरिफेरल पाई बॉन्ड्स को इंक्लूड करोगे। ये बच्चा हमेशा सोचता है सर मुझे कैसे पता लगेगा क्या लेना है, बच्चे को कभी पता लग ही नहीं सकता, जो सर कह रहे हैं वो सत्य है, जो आप सोच रहे हो झूठ है। ये पेरिफेरल पाई बॉन्ड, ठीक है, इसको एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करना है, नॉट काउंटेड इन एरोमेटिसिटी। कुल मिला के चक्कर सबसे बड़ा क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, उसको बस प्रूव करना, उसको प्रूव करने के नाम पर ये सारी बातें होती जाती हैं। ठीक है, हम्म। तो मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जितनी और बातें होती है वो भी पढ़ा रहा हूं, बता बता के पढ़ा रहा हूं कि देखो ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट का टेंशन मत लेना, ये केवल बुक सॉल्व करने का काम आएगी, या केपीए ओलंपियाड देने जाओ तब देख के चले जाना। ठीक है, नोट्स में सब होना चाहिए, राइट। चलो, इसके बाद अपने कुछ और चीजें भी याद रखें, बेंजीन तो है ही, ये नेफ्थलीन है,
ये भी एरोमेटिक, ये एंथ्रासिन, ये भी एरोमेटिक। ये फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन पता है, मैं मजाक में बोलता हूँ फिनेंथ्रीन चढ़ी हुई बेंजीन, तो एक बेंजीन को इधर चढ़ा दूंगा, चढ़ी हुई बेंजीन। दिस इज फिनेंथ्रीन। They all are aromatic. They all are aromatic. ठीक है, तो ये भी याद रखना, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन। नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन। They all are aromatic. तो ये फ्यूज्ड साइक्लिक सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक हैं। अब सुनो बच्चों, सुनो, जैसे एक बच्चे ने मेरे से एक डाउट भेजा मेरे पास, शायद आपकी बैच का था। उन जरा हमने क्या करा, आईआईटी का एक इंटीजर टाइप किसी जमाने में आया था, 8-10 स्पीशीज दी थी, उसमें टोटल एरोमेटिक पता करने थे, तो वो मेरे पास भेज दिया। बेटा वो तो तू भी बना लेगा, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, जैसे आपसे किसी ने पूछा ये बताओ, ये बताओ भैया एरोमेटिक, ये देखो तुम्हें दिख गया ना ये एरोमेटिक, तो दैट्स इट, ये पूरी स्पीशीज एरोमेटिक। तुम्हें लूप नजर आ गया ना, लूप नजर आ गया एरोमेटिक, लूप नजर आ गया एरोमेटिक। यहां पर ये दिमाग नहीं लगाना और सर सर यहाँ तो sp3 सर आ रहा है, ये रिंग नॉन एरोमेटिक हुई तो क्या हुई, यहां तो एरोमेटिक है ना, ये कंपोनेंट एरोमेटिक दिख गया ना, तो स्पीशीज को एरोमेटिक ही कहेंगे। अच्छा दूसरा, ऐसे मत कर लेना कलाकारी, कई मैंने देखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कुछ बच्चे मेरे को क्या समझाते हैं, मैं पूछता हूं बता बेटा ये क्या है, तो मेरे को क्या समझाते हैं, सर ये एंटी एरोमेटिक है। मैं कहता हूं कैसे, बोले सर देखो सर लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है सर, तो सर यहां पर 6 तो थे सर, और सर 2 और आ गए सर, 8 हो गए सर। अरे रुलाएगा क्या मेरे को यार, ये सुन के मेरे को आंसू ही आते हैं बस। एरोमेटिसिटी की कैलकुलेशन में ओरिजिनलिटी चेक किया करो, ओरिजिनली ये हैं जो लूप बना रहे हैं, ठीक है, रेजोनेंस अपनी जगह है, इस रेजोनेंस की वजह से रिंग में पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है, बट अगर मैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओरिजिनल जो लूप बन रहा है वो 6 पाई का ही बन रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक अमाइन है भाई, एरोमेटिक अमाइन। आईयूपीएसी में बताया था ना, दिस इज एरोमेटिक अमाइन नोन एज एनिलीन, ठीक है। बेटा मैंने कब आपको बोला कि इस लोन पेयर को आपको काउंट करना है, मैं बोलता क्या हूं और बच्चे समझते क्या, आप देखो देश के हालात क्या हैं। मैंने बोला था कि पाई इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर तब मानना जब वो रिंग में हो, रिंग के पाई के साथ अगर कॉन्जुगेशन में और रिंग एटम पर लोन पेयर है तो ये पाई माना जाएगा और 4 पाई सिस्टम में आएगा, मैंने तो ये समझाया है। तो मैंने कहा था कि अगर रिंग एटम पर अगर लोन पेयर है और पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है तो वो लूप का हिस्सा होगा, लूप का हिस्सा होगा। इसीलिए तुम्हें ओरिजिनली अगर एरोमेटिसिटी की फील चाहिए तो लूप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए आपको वो ऑर्बिटल डायग्राम सिखाया गया, तब लूप तो समझ में आया नहीं। और बातें करो सर आपने तो बोला था सर कि ये लोन पेयर को पाई मानना, अरे यहां पर लोन पेयर नाइट्रोजन का पार्ट है, इट इज नॉट रिंग एटम, इट इज नॉट रिंग एटम। तो आप पहले जिस बात को जैसा समझाया जाता है वैसे ढंग से समझिए, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ऑर्बिटल व्यू क्लियर है उनको पूरी बात समझ में आ रही है कि हाँ यार यहां पर लूप का हिस्सा होगा, ये लूप बनेगा तो 4 पाई का बनेगा, यहां पर लूप 6 पाई, लूप 6 पाई, यहां पर लूप 6 पाई का बन रहा है, तभी तो ऑर्बिटल डायग्राम में सिखा रहा था, ठीक है। नेफ्थलीन भी याद रखना बेटा एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये याद करिए मैंने नेफ्थलीन की आरएस बनाना सिखाया था,
ये बेंजीन वो बेंजीन, ये है बेंजीन वो नहीं है बेंजीन, ऐसा कुछ मैंने बताया था। तो यहां पर आप पूरा लूप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, देखो पूरा लूप, या फिर आप चाहो तो केवल एक रिंग को देख के भी कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी। नाउ इट इज कंप्लीटेड। हां, अब हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे बढ़ूं बेटा मैं? अब आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब एक बच्चा बार बार लिख रहा है सर रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस बता दो, वो मैं बता देता हूं। रेजोनेंस और मेसोमेरिक में अंतर क्या है, देखो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट? रेजोनेंस ब्रॉड टर्म है, तो जहां कॉन्जुगेशन है आरएस बन रही है, वो रेजोनेंस है ही। जैसे यहां पर भैया पाई पाई कॉन्जुगेशन है, आरएस बनेगी, तो रेजोनेंस से कोई पूछे इसका रेजोनेंस इफेक्ट बताओ, तो ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो भैया माइनस आर। यहां पर लोन पेयर पॉजिटिव है तो आरएस ऐसी बनेगी, तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से पुश कर रहा है, तो प्लस आर। यहां पर ये वाला प्लस आर। तो रेजोनेंस तो बड़ी टर्म है, जहां कॉन्जुगेशन है आरएस बन रही है भैया रेजोनेंस से अगर दे रहा है पुश कर रहा है तो प्लस आर, ले रहा है तो माइनस आर, सिंपल। इसलिए मैंने रेजोनेंस बोला। बट जो मेसोमेरिक टर्म होती है वो तभी एप्लीकेबल है जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कम से कम एक कंपोनेंट पाई बॉन्ड हो। अगर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो हम ऐसे रेजोनेंस को मेसोमेरिक कहते हैं। मतलब यहां देखिए, यहां लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है, तो एक कंपोनेंट पाई आया तो इसको प्लस एम भी कहेंगे, तो प्लस आर कहो कि प्लस एम कहो कोई बात नहीं। यहां भी पाई इन्वॉल्व है तो माइनस आर कहो या माइनस एम कहो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर आप केवल प्लस आर बोलोगे, इट इज नॉट प्लस एम, इट इज नॉट प्लस एम। तो रेजोनेंस तो बड़ी टर्म। कौन से रेजोनेंस को मेसोमेरिक कहा जाता है? जहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम में कम से कम एक कंपोनेंट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आए, पाई बॉन्ड आपको नजर आए। समझ में आया भैया? सुशांत, ठीक है। तो ये भी लिख लो भैया। तो कौन से मेसोमेरिक, मतलब किस रेजोनेंस को मेसोमेरिक कहा जाता है? ऐसे रेजोनेंस को मेसोमेरिक कहा जाता है जहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम में कम से कम एक कंपोनेंट पाई बॉन्ड हो, उस रेजोनेंस को मेसोमेरिक कहा जाता है। राइट? अब कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने बड़ी टर्म में हमेशा बड़ा सोचता हूं, तो बड़ी टर्म यूज कर रहा था, प्लस आर माइनस आर। आगे बढ़ूं? चलो भैया, अब हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। फटाफट कॉपी करो, अब आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं देख रहा था आपका डीसीएस का कोई लिंक आया क्या अभी तक? सुनो, आज डाउट क्लियरिंग है, लिंक लेक्चर के बाद में आपके ग्रुप पे आ जाएगा कि शाम को कितनी बजे डीसीएस है। आज के डीसीएस में जो होमवर्क मैंने अभी तक दिया है, जो इसका डिस्कशन पेंडिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे। आईयूपीएससी का तो हमारा हो गया, मॉड्यूल भी पूरा डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन बैंक भी पूरा डिस्कस हो गया। जीओसी पे मॉड्यूल का काम जो कुछ तो डिस्कस हुआ, कुछ पेंडिंग है, तो जो पेंडिंग है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? हाँ 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 हाँ, लगभग लगभग बेटा सुन, अगर अपन रेजोनेंस की बात करें तो लोन पेयर पाई हमने पढ़ा, नेगेटिव पाई हमने पढ़ा, पाई पाई हमने पढ़ा, रेडिकल पाई हमने पढ़ा, तो सब में पाई आ रहा था, तो वो सारे के सारे मेसोमेरिक भी कहलाएंगे। बस डिफरेंस कहां आता है, ये भूलने वाले रेजोनेंस में। लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में मेसोमेरिक टर्म यूज नहीं आती, रेजोनेंस टर्म यूज आएगी। समझ में आया? इसीलिए तुम्हारे लेवल पे तो भैया रेजोनेंस बोल दो, मेसोमेरिक बोल दो, सब चलता है।
लेकिन मैंने तुम्हें डिफरेंस भी बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है। अच्छा सुनो, दूसरा मॉड्यूल में डाउट्स तो आएंगे, तो कई बच्चे तो चाहते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, वो तो बस बैठे बैठे सुनना चाहते हैं, तो भैया सुनते रहना, मैं तो लाइन से सॉल्व कर दूंगा, चिंता ही नहीं करना, ठीक है। तो इवनिंग में डीसीएस में एक एक डाउट, एक एक क्वेश्चन जो होमवर्क दिया वो मैं ही सॉल्व करूंगा, तो मतलब होमवर्क भी मैं ही दूंगा, सॉल्व भी मैं ही करूंगा, ठीक है। तुम बस देखना। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इस इफेक्ट को आप समझ लीजिए। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद रियल जीओसी चालू होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको ध्यान से समझना, ये अलग चीज है। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, ऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं, उनको प्रूव करने के लिए थ्योरीज दी जाती हैं। तो ये जो टोलुइन है, इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं कि भैया ये जो मिथाइल बेंजीन जिसको हम टोलुइन भी कहते हैं, इसमें जो ई प्लस पार्ट होता है, ई प्लस मैंने पहले भी समझाया था, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, या इट इज ए स्पीशीज हु लव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जिसको पैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक नाम की चीज है, इलेक्ट्रोफाइल नाम की चीज है, ये टोलुइन में मेनली यहां अटैक करती है, यहां पर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मेनली अटैक करती है। मेनली मेटा पे भी करती है, लेकिन मेटा के कंपैरिजन में CS3 से ऑर्थो और पैरा पर वो मेनली अटैक करती है। मेटा के कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा प्रिफर्ड है। क्यों? ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है टोलुइन में, ये वाली बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का जो डेटा था एक्सपेरिमेंटल, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की कुछ वैल्यू थी, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड वाली लेंथ थी। तो पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ यहां पर ऑब्जर्व की गई। अब हमें इनको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें? एनिलीन में भी यही सब बातें थी, एनिलीन में भी जो इलेक्ट्रोफाइल नाम की चीज हुआ करती थी, वो मेनली यहां अटैक करती थी। एनिलीन में भी यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड था, उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया? अरे भाई ये इसलिए होता है क्योंकि रेजोनेंस नाम की चीज होती है, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर नेगेटिव आता है, यहां पर नेगेटिव आता है, यहां पर नेगेटिव आता है, और क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ रहा है तो ई पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए भैया, इसलिए वो ऑर्थो पैरा पे मेनली जा रहा है, मेटा पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए मेटा के कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा पे वो मेनली जाता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, उसमें ये कॉन्ट्री करती है, और देखिए यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ होती है। तो यहाँ पर रेजोनेंस ने आराम से इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को प्रूव कर दिया। लेकिन टोलुइन में क्या करें? टोलुइन में भी तो यही प्रूव करना है। अब टोलुइन में हमने देखा, अरे कहीं लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ कार्बन पे तो लोन पेयर दिख ही नहीं रहा, क्या करें? तो बरसों तक समस्या चलती रही यार, टोलुइन के या एल्काइल बेंजीन्स के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें? रेजोनेंस वाला तो मामला फिट बैठता ही नहीं है, लोन पेयर है नहीं, क्या करें, कैसे प्रूव करें? फिर केमिस्ट, दो केमिस्ट का जोड़ी आई, बैकर एंड नेथन, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं, और उस हाइपर कॉन्जुगेशन ने एल्काइल बेंजीन्स, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये जितने भी एल्काइल बेंजीन्स होती हैं, इनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को प्रूव कर दिया। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की हाइपोथेसिस है, उसको टेक्निकल पढ़ाओ कि मेरी लैंग्वेज में पढ़ाओ, ये बताओ। मेरी लैंग्वेज के लिए आपको याद है ना, डिसिप्लिन होना जरूरी है। मेरी लैंग्वेज में पढ़ोगे कि टेक्निकल पढ़ाओ, जैसा बोलो। मेरी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, मुझे पूरा डिसिप्लिन चाहिए। अगर मेरी लैंग्वेज में पढ़ना है भविष्य में तो मुझे डिसिप्लिन पूरा चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं अब हाइपर कॉन्जुगेशन नाम के हाइपोथेसिस को मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं, उससे समझ में अच्छा आएगा। तो देख, अभी कॉपी वॉपी कुछ नहीं करना किसी भी बात को।
बस सुनते जाना। ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन। तो एनिलीन का नाइट्रोजन और टोलुइन का कार्बन, ये एक ही शहर से बिलोंग करती थी और बेस्ट फ्रेंड थी, पक्की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। एक ही शहर से बिलोंग करती थी दोनों, कार्बन नाइट्रोजन। और दोनों की मैरिज अलग अलग शहरों में हो गई। तो मैरिज हो गई दोनों के अलग अलग शहरों में। उनकी दोनों की मैरिज के 10 साल बाद ऐसा मौका लगा जब नाइट्रोजन और कार्बन दोनों जो बेस्ट फ्रेंड थी वो अपने मायके आई हुई थी सेम टाइमिंग पर। इसके पहले क्या होता था, कभी नाइट्रोजन का अपने मायके आना होता था, कार्बन नहीं आ पाती थी, कभी कार्बन का आना होता था मायके तो नाइट्रोजन किसी कारण से नहीं आ पाती थी। तो दोनों की मैरिज के 10 साल बाद ऐसा मौका आया कि सेम टाइमिंग पर वो अपने पैतृक शहर में थी। तो जब दोनों 10 साल बाद एक दूसरे से मिली, अरे आंखों में आंसू आ गए दोनों के। बेस्ट फ्रेंड, बचपन से साथ खेली कूदी बड़ी हुई, तो दोनों एक दूसरे से मिली तो बिल्कुल मतलब कुछ बोल नहीं पा रही, आंखों में आंसू ही आंसू। फिर आंसू पहुंचे, फिर उनकी बातचीत चालू। बातचीत सुनिए दोनों पक्के दोस्त की, पक्के दोस्तों की। नाइट्रोजन कार्बन से, केम छो, बताओ कार्बन क्या बोलेगा नाइट्रोजन से? मजा मारा, वाह, तुम्हें तो इनकी बातचीत भी पता है। तो नाइट्रोजन ने कार्बन से कहा केम छो, कार्बन नाइट्रोजन, मजा मजा। नाइट्रोजन कार्बन से, आपने अपने परिवार को क्या दिया है? तो कार्बन ने पूछ लिया नाइट्रोजन से, आप बताओ आपने अपने परिवार को क्या दिया? तो नाइट्रोजन ने कहा मैंने अपने परिवार को ढेर सारा पैसा दिया। आप बताओ आपने अपने परिवार को क्या दिया? अरे, जैसे ही कार्बन ने नाइट्रोजन की यह बात सुनी, उस दिन उस कार्बन को रियलाइज हुआ मैंने तो अपने परिवार को फिर कुछ भी नहीं दिया। और यह बात उसको दिल तक लग गई। और इस बात को सुन के इतनी दुखी हुई कार्बन कि उसने खाना पीना त्याग दिया, बात करना छोड़ दिया, गुमसुम एकदम। उस मैया के 3 बच्चे थे हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बच्चे। तो हाइड्रोजन ने देखा माता तो बात ही नहीं कर रही, मैया बात ही नहीं कर रही, खाना भी नहीं खा रही, रोए रोए जाए। अच्छा, लोगों को लगा शायद करवा चौथ का व्रत होगा, अभी रिसेंटली गया है, लेकिन नहीं, वो तो चला गया, अभी अभी काहे उपवास कर रखा। तो एक बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके मैया से पूछा, मैया का बात, काहे रो रहे हो? मैया ने बोला, बोले बेटा मासी, ये मासी लगती रिलेशन में, मासी बोलेंगे। तो मैया बच्चे से बोले बेटा ये जो मासी है, देख मासी ने परिवार को पैसा दिया, मैंने तो अपने परिवार को कुछ भी नहीं दिया। अरे बच्चे ने सोचा, अरे भैया इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो, आपने कमल सर से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी क्या? कमाल है मैया, थोड़ी सी ऑर्गेनिक कमल सर से पढ़ ली होती। देखो मैया समझना आप। अब नन्ना से मैया को समझा रहा है, बोले मैया देखो, दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मैया। बोले हाँ बेटा दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बोले मैया एक इलेक्ट्रॉन आपका और एक मेरा है। बोले हाँ बेटा बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक मेरा है। बोले मैया आप एक काम करो, हाँ, बोले मैया आप एक काम, ये उड़ा तो नहीं रहा इमोशंस? हाँ हाँ, मेरे को लगा, पता लगा उड़ गए सारे, मैया के आंसुओं में सब बह गया, मुझे ऐसा लगा। चलो, तो बोले मैया देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक आपका एक मेरा इलेक्ट्रॉन, तो आप एक काम करो मैया, एक से मैं आराम से देखता हूं ना, उड़ नहीं जाए। बोले मैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप अपने पास रखो, दोनों इलेक्ट्रॉन, आपका भी इलेक्ट्रॉन आप अपने पास रखो और मेरा भी इलेक्ट्रॉन आप रख लो, और जैसे ही आप दोनों इलेक्ट्रॉन लोगे, अरे आप भी तो मासी जैसे हो जाओगे, 2 टिपकी वाली मासी, तो 2 टिपकी आपके पास भी, जो मासी ने किया वो आप कर दियो, ले ले। तो मैया पूछती है उससे, लेकिन बेटा तू ये बता, तू कैसे जिएगा?
ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर हो गए, मैंने कर भी दिए, तो मेरी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मैं तो आज भी टेट्रावेलेंट। लेकिन बेटा तू कैसे जिएगा, तेरे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और पॉजिटिव चार्ज अलग आएगा, तू कैसे जिएगा? तो हाइड्रोजन जवाब देता रहे, मैया मेरी चिंता ना करो मैया, मैं तो जिन गलियों से गुजरता हूं, जो समाज के लोग हैं मुझे चिढ़ाते हैं, ए न्यूक्लियस किधर जा रहा है न्यूक्लियस, ऐसे चिढ़ाते हैं। आप बता सकते हो H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 0। तो इसीलिए H प्लस जिन गलियों से गुजरता है वहां के लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस किधर जा रहा है न्यूक्लियस, तो उसको तो आदत है, बोले भैया चिंता नहीं करो। और उसके बाद ये देखो रेजोनेंस वाली घटनाएं हो रही हैं, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन चले जा रहा है, चले जा रहा है। ये लौट के बुद्धू घर को आए। और जैसे ही ये एक्सप्लेन करते हैं कि भैया टोलुइन में, मिथाइल बेंजीन में इस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा, इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो इससे तुरंत समझ में आता है हाँ यार, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे नहीं आ रहा, मतलब ई पॉजिटिव मेनली ऑर्थो पैरा पर टेक करेगा। हाँ यार, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ आएगी, मतलब एल्काइल बेंजीन के जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं वो प्रूव होते चले गए। लेकिन उनको प्रूव करने में आप ध्यान दीजिए, किसी ने बहुत बड़ा त्याग किया है बेटा, इसके त्याग को आपको नमस्कार करना चाहिए। आप और हम होते हम इतना बड़ा त्याग नहीं करते। सब इसको नमस्कार करो, इस हाइड्रोजन को बोले थैंक यू हाइड्रोजन, वेरी गुड, सम्मान करो उसको, इतना बड़ा त्याग। ये नॉर्मल त्याग नहीं है बेटा, ये तो त्याग की हद हो गई, हाइपर हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, नाम ही क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन सोच रहा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, अच्छा पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से बना है तो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। इसको बैकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं, बैकर नेथन इफेक्ट। इस वाले केस में यहां पर ये त्याग कर रहा है, और त्याग करके देखो यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई प्रैक्टिकल बॉन्ड हमें नजर नहीं आ रहा, ये तो बस प्यार का बंधन है कि ये यहां पर है, बस माता और पुत्र में प्यार का बंधन, माता और पुत्र में प्यार का बंधन है, तो कोई बॉन्ड नहीं है, और रेजोनेंस चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो उसको नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस, एक और नाम नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। इस वाले केस में ये त्याग कर रहा है तो सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की पहली चीज, इतने नाम है, इतने नाम है, इतने तो आपके हमारे नाम नहीं होते, आप सोचो कितने नाम है इसके, 1 2 3 4 5 6, 6 नाम किसी के हैं? आप में से किसके 6 नाम है बताओ? नंदन के नाम है 6 नाम, अच्छा चलो 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 ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पहली खासियत क्या, सबसे ज्यादा नाम वाला इफेक्ट है, और इसके नाम की महानता देखो, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो किसी एक साल जेई एडवांस ने इसका नाम ही पूछा था, हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो नोन एज, एंड द राइट आंसर इज सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। तो नाम भी कम मत समझो, बड़े नाम वाला है, समझे? चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अरे नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल नहीं बेटा, फिर अगेन देख, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन नाम की प्रैक्टिकल चीज कुछ होती नहीं है, हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस नाम की प्रैक्टिकल चीज होती नहीं है, हाइपोथेटिकल है, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपोथेटिकल है, तो हमारे जितने महान महान कंसेप्ट है सब हाइपोथेटिकली चलते हैं, बस वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को प्रूव करते जाते हैं, दैट्स इट।
और तुम पता है क्या लेंस लेके ढूंढते हो, H प्लस बना क्या बनेगा तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं होता ना, चक्कर तो यही है। ठीक है, चलो राइट। अब सुनो सुनो सुनो, तो इसको लिखना कैसे बेटा, तुमने कुछ लिखा तो नहीं, तो मैं प्रॉपर नोट्स बनवा दूं। अब इसके थॉट समझ में आ गया, नहीं लिखा ना, चलो मेरे साथ नोट्स बनाना, अभी ये नहीं लिखो, अभी ये मत लिखो, अब अपन इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं बेटा। थॉट समझ में आ गया क्या, ये बताओ। और थॉट समझ में आने के साथ साथ हाइड्रोजन के लिए दिल में थोड़ी रेस्पेक्ट आई कि नहीं आई, पहले ये बता दो मुझे। थॉट समझ में आया और हाइड्रोजन के लिए रेस्पेक्ट आई कि नहीं आई? आई ना, मतलब उसके लिए इज्जत आई ना। चलो चलो चलो, अब अपन प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ससुरे सारे नाम लिखो तुम, ठीक है, और नाम भी थोड़े ऐसे मत लिखो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अपन एक काम करते हैं, नाम ऐसे लिखते हैं, अच्छे सिस्टमैटिक नोट्स बनाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहां लिखते हैं यूं अच्छे कलरफुल उससे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, बढ़िया, आप नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ साथ। सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, बेकर नेथन इफेक्ट, लिखते जाओ ना, बेकर नेथन इफेक्ट, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस, ठीक है। सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन अभी मैं थोड़ा आगे स्पेसिफाई करूंगा, तो पहले आप ये नाम लिखिए सारे के सारे। अब बेटा सबसे पहली बात आती है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें हाइपर लगाना है, हाइपर लगाना है। अब ये इंपॉर्टेंट बात, मतलब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बेटा, अपने लिए अभी तक जितना जीओसी पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो हाउ टू प्रेडिक्ट प्लस आई माइनस आई, उसके लिए एक लाइन मैंने बताई, प्लस आई फिक्स है, बाकी कोई भी आई माइनस आई। कौन प्लस आई फिक्स है? आपका नेगेटिवली चार्ज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ट्राइटियम ड्यूटेरियम, तो प्लस आई फिक्स है, बाकी कोई भी आई सोच रही, कहीं भी आई माइनस आई अपने लेवल पर। दूसरा, हाउ टू प्रेडिक्ट प्लस एम माइनस एम या प्लस आर माइनस आर, तो उसके लिए मैंने तीन चीजें बताई कि डायरेक्टली कनेक्टेड पे लोन पेयर तो प्लस एम या प्लस आर, डायरेक्टली कनेक्टेड पी डबल बॉन्ड क्यू या ट्रिपल बॉन्ड क्यू, क्योंकि इन पी से ज्यादा तो माइनस आर। एक तीसरा केस और बताया तो बार बार आप भूल जाते हो कि डायरेक्टली कनेक्टेड पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट या पॉजिटिवली चार्ज अलोंग विद अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, इट इज माइनस आर। ठीक, अगला होता है हाइपर कैसे पहचानते हैं सर, तो वो कंडीशन मैं पहले तुम्हारे लिए बता रहा हूं। कंडीशन, जब कभी बेटा, जब कभी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्टली कनेक्टेड एक कार्बन नजर आए, इन तीनों से डायरेक्टली कनेक्टेड एक कार्बन नजर आए जिसे मैं अल्फा कार्बन नाम दे रहा हूं, अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा मतलब क्या, फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो उसको अल्फा नाम दे रहे हैं। ये अल्फा कार्बन sp3 नजर आए, sp3 हाइब्रिडाइज नजर आए, और इस पर हाइड्रोजन नजर आए, हाइड्रोजन नजर आए, बस समझ लेना हाइपर है, हाइपर तुम्हें लगाना है, लगाना है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में भी, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, कोई पड़ोसी कार्बन अल्फा sp3 हाइड्रोजन, तो आपको इनमें से कुछ भी दिखे, पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन sp3 कंटेनिंग हाइड्रोजन नजर आए, हाइपर लगाना। जैसे अपन ने अभी टोलुइन का एग्जांपल लिया ना, अभी कॉपी नहीं करना, पहले समझो, पहले समझो, नोट्स अपन सिस्टमेटिक बनाएंगे। जैसे टोलुइन में देखकर हम बता सकते थे कि हाइपर है कि नहीं, तो ध्यान दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दो कार्बन है, ये किस किस से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड और इससे कनेक्टेड है, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। ये जो अल्फा है ये वाला, ये sp3 है और इस पे हाइड्रोजन भी है। ये कंडीशन दिखी ना अपने को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा कार्बन sp3 हाइड्रोजन दिखे तो हाइपर लगाना है, भैया हाइपर लगेगा। जैसे तुम मुझे बताना
तुम लोग बताना मुझे कि हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मैंने तुमसे पूछा, बताओ बच्चों, इसको देखकर क्या लगता है, हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ जरा, हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम क्या कहते हो? इससे सीधा मैच करते जाओ। कुछ कंडीशन दिख रही है क्या? लगेगा, लगेगा, लगेगा। कैसे लगेगा? मुझे लगता है ये वाली कंडीशन देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा भैया, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड उसको अल्फा कार्बन, ये रहा भैया अल्फा कार्बन। इधर तो नहीं दिख रहा लेकिन इधर अल्फा दिख रहा है। sp3 हाँ जी है, इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अरे 3 है, हाइड्रोजन है ना, तो बिल्कुल लगेगा। तो हाइपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जैसे बताना मुझे, CH3 CH2 पॉजिटिव, बताओ हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगता है तुम्हें, इसमें हाइपर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? यस कि नो? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, ये थर्ड केस आ गया ना। देखो कार्बोकेटायन, ये रहा कार्बोकेटायन, पड़ोसी कार्बन ये रहा अल्फा। यार तुम ये मत समझ लेना कि अल्फा राइट वाले को ही लेते हैं, ऐसे घर के कंसेप्ट मत बना देना। सर आपने तो सर राइट में लिया था सर। यार प्लीज, है ना, नॉट राइट, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो डायरेक्टली इधर अल्फा sp3 हाइड्रोजन, हाँ जी sp3 हाइड्रोजन हाइपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा अब बताना, सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान से बताना, देखिए ध्यान से, तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं आया पता कर रहा हूं। यहां भी CH3 और यहां पर भी CH3। अब बताओ हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ मुझे, हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी भी लगेगा? अरे लगेगा भैया, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये भी हाइपर लगा सकता है, ये भी लगा सकता है, ये भी sp3, ये भी sp3। तो हाइपर लगाते कौन है? CH बॉन्ड से हाइपर लगता है। जितने CH बॉन्ड है सब लगाएंगे। तो 3 ये और 3 ये, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो हाइपर लगाएंगे। जैसे यहां पर कितने हाइड्रोजन हाइपर लगा सकते हैं? ये भी सेक्रीफाइस कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो याद रखना, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो हाइपर लगाते हैं। जैसे 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 समझना, अभी नोट कुछ नहीं करना बेटा, नोट्स तो सिस्टमेटिक बनाएंगे, बट कंसेप्ट अपन पहले समझ रहे हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा, सोच समझ के आंसर देना, इथाइल बेंजीन में हाइपर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? क्या कहते हो, हाइपर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? हाइपर लगाऊं कि नहीं? और अगर लगेगा तो कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे? कितने हाइड्रोजन हाइपर में पार्टिसिपेट करेंगे? देखो कंडीशन चेक करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली कंडीशन दिख रही है मुझे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ, किससे डायरेक्टली कनेक्टेड? देखो डबल बॉन्ड का कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, तो ये अल्फा, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये अल्फा, तो इनको अल्फा कहेंगे। बट इस अल्फा का कोई मतलब नहीं, sp3 है नहीं, तो कहा इसको जबरदस्ती लिखो, क्या मतलब? चलो, तो ये अल्फा, इसको तो बीटा कहेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा लगाता है और अल्फा के भी हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करते हैं। तो कौन सा हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करेंगे भाई साहब? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, ये ऐसे सेक्रीफाइस होगा या ऐसे सेक्रीफाइस होगा, ये सेक्रीफाइस नहीं होगा। सीसी बॉन्ड से नहीं करना, सीएच बॉन्ड से करना बेटा। सीएच जो बॉन्ड होगा वो बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। कई बच्चे कहते हैं सर, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, सी सी क्यों नहीं, उसमें क्या समस्या है? बेटा गड़बड़ है। गड़बड़ पता है क्या है? देखो यहां पर ये जो CH बॉन्ड है ना, ये CH बॉन्ड जो बना है, ये बना है sp3s ओवरलैप से, sp3s ओवरलैप से। और जो आपका CC बॉन्ड बना है ये वाला, ये बना है sp3 से। और केमिकल बॉन्डिंग कहती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा? एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब। तो यहां पर ऐसा कुछ ओवरलैप होगा CC बॉन्ड का। यहां पर क्या होगा? sp3 और s। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये तो चीज कॉमन है, डिफरेंस है sp3 का और s का। sp3 और s में बताइए s कैरेक्टर ज्यादा किस में है? sp3 में कि प्योर s में? किस में s कैरेक्टर ज्यादा है? अरे s में ही होगा ना s कैरेक्टर ज्यादा। s में 100% है, sp3 में 1/4 s है, 25% ही s है। और आपको अच्छे से पता है s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना वो डिफ्यूज्ड होता है। केमिकल बॉन्डिंग, वो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो। s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? बताओ जरा, s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? जैसे p ऑर्बिटल में बोलते हैं कि भैया वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर होती है, d में जो होता है वो एक्सिस के इन बिटवीन होती है, dxy dyz dxz में। तो मुझे बताओ s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? अच्छा वो छोड़ो, मुझे तो भगवान कहां है? भगवान कहां है? नंदन भगवान कहां है बेटा, बता दो।
भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, या जिस भी उस तीसरी शक्ति की हम आराधना करते हैं वो कहाँ है? अरे वो हर जगह है। तो एस भी पता है भगवान जैसा ही है। कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बोले सब जगह, सब जगह मींस डिफ्यूज्ड। समझ में आई बात? तो इसीलिए याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो CH सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। तो CH सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हाइपर में पार्टिसिपेट करता है, CC सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये जो होगा जो मोर डिफ्यूज्ड है वो हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे समझो भैया, त्याग जो करता है ना वो खुद का खून करता है, पड़ोस का खून त्याग नहीं करता। ठीक है, तो सेक्रीफाइस जो करेगा, दर्द जो आएगा खुद के खून को आएगा। तो ये जो मैया है इसका जो स्वयं का हाइड्रोजन है वो त्याग करेगा, ये वाला हाइड्रोजन त्याग नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने जो पूछा कि भैया इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये अब मैया ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड, इसका हाइड्रोजन त्याग करेगा, तो 6 अल्फा। यार सच बताओ, ऑर्गेनिक जो मैं पढ़ाता हूं जनरली मेरी लैंग्वेज में, तुम्हें समझ में आती है क्या पढ़ाता हूं मैं? राइट। चलो चलो चलो, अब ये तो बहुत सारी चीज हो गई, इतना सब टेंशन नहीं, नोट्स अपन अगले लेक्चर में बनाएंगे, तो अभी इनको कॉपी नहीं करना बेटा, नोट्स सिस्टमेटिक बनने चाहिए। तो ये भी हटाओ, ये तो अभी बहुत सारा मैंने पहले समझाने का काम कर दिया। अभी मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, इसको ऑर्बिटल वाइज अगले लेक्चर में हम नोट्स बनाएंगे। तो अगले लेक्चर में अपन नोट्स बनाने का मेन काम करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप का, +H -H, वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना बहुत है। डाउट क्लियरिंग में जितना होमवर्क अभी तक पोस्ट किया गया है जीओसी का मॉड्यूल का, वो मैं डिस्कस करूंगा। राइट, चलो थैंक यू सो मच। अरे मेसोमेरिक, या अभी भी मेसोमेरिक की रट लगा रखी है, मेसोमेरिक रेजोनेंस एक ही तो बात होती है मेरे भाई, अंतर भी तो बता दिया तेरे को मैंने। चलो स्लाइड्स, स्लाइड नंबर 1, जितना भी होमवर्क मिला वो डिस्कस होगा। 2, 3, गुड डे बेटा, थैंक यू सो मच। 4, हाँ तुम लीव कर सकते हो बेटा। 5, 6, 7, ठीक है, चलिए टेक केयर बेटा, बाय बाय।